हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्धारशाला। आज हम लीडरशिप में गिवन डिफरेंट स्टाइल्स में से एक मैनेजरल ग्रिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैनेजरल ग्रिड को रॉबर्ट आर ब्लेक एंड जेएस मॉर्टन ने 1960 में प्रपोज किया था। इन्होंने ग्राफिक पोर्ट्रेल के थ्रू डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को दिए, जिन्हें हम मैनेजरल ग्रिड के नाम से जानते हैं। They consulted for numerous organizations across the globe in almost 40 countries. They emphasize that leadership style consists of factors of both task-oriented and relation-oriented behavior in varying degrees. इससे पहले के स्टाइल्स में अगर हम देखें तो हमारा फोकस हमेशा ओरिएंटेशन पे रहता था, यानी कि टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, जो रिफ्लेक्ट करता था दैट ह्यूमन के अंदर से, यानी कि आपके ग्रुप में से कितने प्रोडक्शन को निकालें। बट जहां हम कंसर्न फॉर फ्रेज को यूज करने लगे इसमें, क्यों? ताकि हमें कन्वे हो सके दैट हाउ मैनेजर्स आर कंसर्न फॉर पीपल और प्रोडक्शन, कि पीपल और प्रोडक्शन को लेकर, दोनों ही चीजों को लेकर मैनेजर कितना ज्यादा कंसर्न है। तो जब हम कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनमें कुछ फीचर्स होते हैं या कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, इन दोनों के अंदर इंक्लूड होते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन के एट्रीब्यूट्स की या उसके पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला आता है द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर टुवर्ड्स अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजों को लेकर आपके सुपीरियर, आपके लीडर का एटीट्यूड कैसा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब वो वेरियस थिंग्स कौन सी हैं? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ डिसीजन। क्या आती है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लीडर डिसीजन ले रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब यहाँ क्वालिटी से रेफर होता है कि वो कितना ज्यादा एप्लीकेबल है, बिना किसी प्रॉब्लम के ऑर्गेनाइजेशन में इजीली अडॉप्ट कर लिया गया है उसकी वजह से, यानी कि आपके डिसीजन की वजह से आपको सबऑर्डिनेट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्या ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्योस जैसा एनवायरनमेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा है। सेकंड, प्रोसीजर एंड प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर एंड प्रोसेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो वर्क है वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू एक हायरार्की में होता है। इसीलिए हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और हम देखते हैं कि क्या बेहतर प्रोसेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो जब हम प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड पॉइंट हम इसमें देखते हैं जब, वो होता है हमारा क्वालिटी ऑफ स्टाफ सर्विसेज। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, आपके स्टाफ के लोगों की क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी से रेफर करता है कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके अंदर आ जाती है, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट उसके अंदर आ जाते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्लियरिटी वगैरह सब उनके अंदर होना चाहिए। भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ही आपको क्लियर नहीं है तो आप कैसे टास्क ओरिएंटेड बनेंगे? हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट आपका अगला आता है इसमें वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो स्टाफ है, आप जो हैं, आपकी वर्क की एफिशिएंसी कैसी है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने ज्यादा डिटर्मिनेंट हैं अपने टास्क कंप्लीशन को लेके, अपने गोल अचीवमेंट को लेकर, और आप कितने इफेक्टिवली उसके लिए आगे स्टेप्स ले रहे हैं। और लास्ट वन इसमें हम इंक्लूड करते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी क्या निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है। जो गोल आपने अचीव करने के लिए एक टारगेट फिक्स करा था, क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हैं? आपके पैरामीटर्स सभी आप इवेल्युएट करने के बाद क्या वो उस रिजल्ट को आप हासिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में हम देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा पीपल। जब कंसर्न फॉर पीपल यानी कि लोगों के बारे में हम देखते हैं तो उसके अंदर कुछ फीचर्स को हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है डिग्री ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय के अंदर गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक कमिटमेंट होना चाहिए। वो पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटेड होना चाहिए। इससे उसकी लॉयल्टी, उसकी ट्रस्ट को हम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनिंग द सेल्फ एस्टीम। मेंटेनिंग
दी सेल्फ एस्टीम। हमने मैस्लो की थ्योरी में भी सेल्फ एस्टीम को पढ़ा है कई बार। ये सेल्फ एस्टीम आपके सेल्फ रेस्पेक्ट से, आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन से, आपके इनिशिएटिव लेने के स्टाइल से, इन सब चीजों से आपका लिंक्ड होता है। तो सेल्फ एस्टीम आपका एक मोटिवेशन फैक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करा जाता है। हर्सबर्ग ने भी इसी बात को कंसीडर करा था कि सेल्फ एस्टीम आपका क्या है, ये आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन में। आपको, आपके इंडिविजुअल को, आपके पीपल को, आपके सबऑर्डिनेट्स को ये मोटिवेट करता है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के ऊपर दी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज होती है भाई? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनर फीलिंग। अगर आप, मान लीजिए आपके कोई टीचर हैं, सर हैं, आप उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप उनकी सब बात मानते हैं, और उन्होंने आपको कोई काम दिया है अपना, चाहे पर्सनल काम करने के लिए दिया है, तो आप उस काम के कंप्लीशन के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, उसे टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रस्ट है आपके जो टीचर का या आपके सीनियर का जो ट्रस्ट है, वो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी की इनर फीलिंग को जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। नेक्स्ट, सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या काम होता है जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशंस को सेटिस्फाई करना। अब ऑर्गेनाइजेशन भले ही एक फॉर्मल जगह हो, बट इसके अंदर भी हम कई बार इस बारे में सुन चुके हैं कि इसके अंदर भी बहुत सारे इनफॉर्मल रिलेशंस डेवलप होते हैं। अब हमेशा आप एक हायरार्की में, हमेशा आप एक सबऑर्डिनेट, सीनियर या मैनेजर लेवल, इन सबको बीच में लाकर काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं कंफर्टेबल करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को, उनके साथ एक लिंक बनाने की जरूरत होती है, जिसके लिए इंटरपर्सनल रिलेशंस को डेवलप किया जाता है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, थोड़ा एटमॉस्फेयर उनका प्यार भरा होता है, थोड़ा रेस्पेक्ट का होता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ मिलके काम कर पाते हैं। बात कर लेते हैं अब मैनेजरल ग्रिड की। तो मैनेजरल ग्रिड में हमने जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसर्न ऑफ पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, ये दोनों आपके कहां पर गिवन है? ये आपका गिवन है वाई एक्सिस पर, और ये आपका गिवन है एक्स एक्सिस पर। तो मैनेजरल ग्रिड क्या है? ग्रिड वो चीज होती है जहां आपका कॉलम्स एंड रो में रिप्रेजेंट करा जाता है किसी भी चीज के अंदर। तो इसमें क्या करा गया? इट इज अ 9x9 मैट्रिक्स। मैनेजरल ग्रिड क्या है आपकी? 9x9 मैट्रिक्स है। देखिए क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से आप एक्सेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आपके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स इधर और 9 इधर है। तो 9x9 मैट्रिक्स है जो कि 81 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स को डेवलप करता है। ठीक है, लीडरशिप स्टाइल्स को क्या करता है? ये डेवलप करता है। कितने? 81। अब 81 को तो इवेलुएट करना कोई आसान काम नहीं है, आप इजीली इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, यानी कि हम, आप क्या मतलब, जेन ने और सॉरी मॉर्टन और ब्लैक ने क्या काम करा? इन लोगों ने 5 एक्सट्रीम लीडरशिप स्टाइल्स को फाइनलाइज करा और रिजल्ट के तौर पे इन 5 को लेकर आए। ठीक है, 5 टाइप के ये स्टाइल्स को लेकर आए। ठीक है, अब ये जो 5 तरीके के आपके स्टाइल थे, ये एक्सट्रीम थे। और ये मॉडल क्या काम करता है, ये ग्रिड क्या काम करता है? ये लीडरशिप स्टाइल को निकालने का ही मॉडल है। ये बताता है कि आपका लीडर इनमें से किस स्टाइल के अंदर फॉल कर रहा है, ये 81 स्टाइल में कहां पर वो फॉल करता है। ठीक है, तो ये जो आपके पांचों एक्सट्रीम लिए गए वो कौन कौन से थे? सबसे पहले बात करेंगे हम इम्प्रोवाइज। तो इम्प्रोवाइज आपका 1:1 है। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर पीपल के मामले में भी ये लो है ना, और टास्क के मामले में भी ये 1 है। दोनों तरफ यहाँ पर 1 1 आ रहा है, दोनों में ये लो है। तो इम्प्रोवाइज क्या है? यहाँ एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता, और टास्क की कंप्लीशन के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तरीके का एक स्टाइल फॉर्म हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड भी है ये। ठीक है, ये वाला स्टाइल क्या है आपका? डिसऑर्गेनाइज्ड भी है, और साथ के साथ आपका डिससेटिस्फाइड भी है। क्या है? डिससेटिस्फाइड भी है। ठीक है, ना तो यहाँ काम हो रहा है, ना ये ऑर्गेनाइजेशन का
जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड है और ना यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। सेकंड, 9:1 टास्क, हाई ऑन परफॉर्मेंस। ऑटोक्रेटिक तरीके के स्टाइल को फॉलो किया जाता है कि काम चाहिए किसी भी हालत में। डिक्टेटरशिप टाइप का एक स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे फॉलो होती है। भाई फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में हम, हमारा कोई एक टीचर होता था या डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो हमें पसंद नहीं होता था, खासकर वो सब्जेक्ट, जैसे मैं पर्सनल अपना बताऊं तो मुझे अपने मैथ्स के टीचर बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट होते थे, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स के ऊपर, अपने मेथड्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिजिड होते थे। और मैथ में ऐसा तो है नहीं ना वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाए, उन्हें चेंज कर ले अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रिजिडनेस उनके बिहेवियर में भी देखने को मिलती थी। ठीक है। तो उन्हें सिर्फ अपने टास्क कंप्लीशन से मतलब होती थी, उन्हें मेरे कंफर्ट जोन से कोई मतलब नहीं थी। वो मुझे कंफर्ट करने के लिए नहीं आए थे, वो उन मेथड्स को मेरे अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें क्या है, इस स्टाइल में पनिशमेंट को एज एन इफेक्टिव वे के तौर पे देखा जाता है, यानी इसे नेगेटिव मोटिवेशन इसमें ज्यादा काम करता है। अब ये नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है भाई, जैसे इसमें डरा के रखते हैं कि भैया काम नहीं करोगे तो आपको निकाल देंगे हम। तो यहाँ पर वो अपनी नौकरी बचाने के लिए मेहनत करेगा, ना कि अपने आप को डेवलप करने के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्यार की वजह से। ठीक है। तो इसे कहा जाता है प्रोड्यूस और पेरिश, या तो प्रोड्यूस करो या पेरिश, खत्म करो। ठीक है। प्रोडक्शन ड्रिवन अप्रोच है ये। किस तरीके की है, टास्क कौन सी है, प्रोडक्शन ड्रिवन है। यहाँ पर लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लीडर्स हमेशा यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये रह जाती है कि लीडर्स अपने जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं उन्हें रिटेन नहीं कर पाती, उन्हें सस्टेन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाई जो मेहनती होगा, जो बेहतर तरीके से काम करेगा, वो कभी भी नेगेटिव मोटिवेशन के एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकता। वो इस डर के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता कि अगर मैंने काम नहीं करा या किसी मेरे पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं लेट हो गया या मैं ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कंप्लीट नहीं करा पाया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लोग काम नहीं कर पाते जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं और मेहनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 5:5 मिडिल रोड, इसे कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल भी कहते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल यानी ये हमेशा बीच में समझौते जैसी बात करता है। बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं यहाँ के जो लीडर्स होते हैं, ये फोकस अपने परफॉर्मेंस के ऊपर भी फोकस करते हैं और एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर भी। अच्छा, दिखने में तो ये वाला लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा लगता है कि भैया ठीक है, भैया लीडर कह रहा है कि हम अपना काम भी अचीव करेंगे, हम टास्क भी कंप्लीट करेंगे और हमारा एक रिलेशनशिप भी यहाँ पर ठीक ठाक होगा। बेस्ट नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन हाँ ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री होगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो निकल के आती है, याद रखिएगा कि वो हमेशा मीडियोकर निकल के आती है। इसी वजह से इस स्ट्रेटेजी को इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता। बट मेजॉरिटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में यही आपको देखने को मिलता है। हमने जैसे बताया क्या है, डिप्लोमेटिक है बहुत ज्यादा, यहाँ के लीडर्स बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं। ठीक है। सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में कोई हाईली अचीवमेंट के ऊपर कोई ज्यादा ऐसा कोई फोकस नहीं होता। ओके। नेक्स्ट आता है आपका 1:9, जिसे हमने क्या कहा, हमने नहीं, मॉर्टन ने क्या कहा, कंट्री क्लब। अच्छा, जैसे क्लब हम सभी जानते हैं, क्लब्स क्या होते हैं भाई, एक एंजॉयमेंट की जगह होती है, हम रिलैक्स करने जाते हैं, हम फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं। तो कंट्री क्लब उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर एक कॉर्डियल और एक कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट को डेवलप किया जाता है। लीडर सोचता है कि मैं जितना बेहतर एनवायरनमेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रोवाइड करूंगा उतना ही बेहतर वो मुझे शायद रिजल्ट प्रोवाइड करें। बट ऐसा नेसेसरी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय अपने लीडर को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं भैया? फॉर ग्रांटेड। कोई टीचर आपसे ज्यादा प्यार से बात करे तो आप सिर पे चढ़ जाते हैं, आप उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उसका काम नहीं करके लेके जाते, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई सर डांटेंगे नहीं, माफ कर देंगे, तो आप ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टीम। अब टीम जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, 9:9, ये खुद ही बता रहा है टीम क्या होती है। एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, एक एक लोगों की रेस्पेक्ट होती है, एक वर्क के लिए फोकस्ड होते हैं, साथ में आगे बढ़ने के ऊपर फोकस रहते हैं, यानी एस्पिरिट डिकॉप्स के ऊपर काम करता है। क्या करता है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमने फ्योल के 14 प्रिंसिपल में एक पढ़ा है ना, एस्पिरिट डिकॉप्स, उसी तरीके से। ठीक है। तो
टीम क्या होता है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, ये वर्क कल्चर को एनकरेज बहुत अच्छी तरह करता है और अपने क्या कहते हैं रिजल्ट को भी हाईली अचीव करने पे ध्यान दिया जाता है। बट इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि भैया ये बहुत ज्यादा रेयर है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा रेयर है, ये आसानी से कोई मिलता नहीं है। ये वही इसी तरीके का ये एक एग्जांपल हो गया कि आजकल क्लास में अच्छे स्टूडेंट मिलने जैसे रेयर हो गए हैं, उसी तरीके से आपकी टीम भी बहुत रेयर हो गई है। बात कर लेते हैं जल्दी से इसकी कुछ एडवांटेजेस के ऊपर, क्या क्या एडवांटेजेस है। लीडरशिप में जब हम बात करते हैं, इट एनालाइज द लीडरशिप स्टाइल थ्रू ग्रिड ट्रेनिंग। अभी ग्रिड ट्रेनिंग क्या है भाई, देखो हमने जब बताया था कि ग्रिड कोई भी वो चीज होती है जिसमें आपका रोज एंड कॉलम्स के ऊपर आपके डिफरेंट एस्पेक्ट को एनालाइज करा जा रहा है, तो ये ग्रिड है। इस ग्रिड के अंदर मैनेजर के डिफरेंट स्टाइल्स यानी 81 स्टाइल्स में से अलग अलग जगह पे आपका मैनेजर फॉल कर सकता है अकॉर्डिंगली, उसके एट्रीब्यूट्स उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। इसी को हम ग्रिड ट्रेनिंग करते हैं, सॉरी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियरिंग द पोजीशन ऑफ लीडर। क्या करता है ये ग्रिड भाई, आपके लीडर की पोजीशन क्लियर करता है, कहां पर है वो, कहां बैठा है भैया, किस जगह पर है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के किस जगह पर है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो किस तरीके ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव बनाने के लिए आगे काम कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने कहा ना 81 स्टाइल्स हैं, तो 1:2 है, 1:3 है, ऐसे इस तरफ भी है, तो किसी में भी पढ़ सकता है। तो आपके लीडर को अपनी करंट पोजीशन पता लगती है, उससे क्या होगा, उससे थर्ड पॉइंट होगा, बूस्ट लीडर टू रीच आइडियल स्टेट। अब क्या होगा भाई, जिस जगह पर है उसका हमेशा, यानी कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई आपसे कहे कि आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करिए, तो जब आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करते हैं आप देखते हैं आप करंट सिचुएशन कहां पर है, आप कहाँ लाई कर रहे हैं, और आप अपना आगे आपको मोटिवेशन मिलता है आगे जाने के लिए कि जहां पर है उससे आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएं। तो कौन सी स्टेट होती है वो, आइडियल स्टेट होती है भाई। आइडियल कौन सी स्टेट होती है, वो स्टेट जहां आप सेटिस्फाइड फील करें। हर इंसान की आइडियल स्टेट अलग हो सकती है। आपने फाइनेंशियल अचीव करना चाहते हैं, वो आपकी आइडियल स्टेट होगी, आपका रिवॉर्ड होगा, वो आपका आइडियल स्टेट हो सकता है, या जो भी आपका गोल अचीवमेंट हो, या ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना हो, या ग्रुप हो, या कुछ भी आपका हो, तो आप उस आइडियल स्टेट पे पहुंचने के लिए मेहनत करते हैं। तो जब आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी ना, तभी आपके लिए ये गोल बनेगा कि अपने आइडियल स्टेट को अचीव करें, और ये आपको बूस्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।